जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। तो बताना है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियाँ मौजूद थी। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला राइट होगा। तो 3 शैलियाँ मौजूद थी मध्यकाल में। तो कौन कौन सी शैलियाँ थी? तो सबसे पहले नागर शैली, फिर उसके बाद द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये जो नागर शैली थी यह मंदिर के निर्माण में उत्तर भारत में फेमस थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली मंदिर के निर्माण के लिए फेमस थी। और जो है बेसर शैली जो है यह नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय शिक्षितों के द्वारा, ऑप्शन सी है महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। तो इसमें जो स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, ये लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो बताना है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो ये आरंभ हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें मेरठ से। तो 1857 का विद्रोह ये जो कि मेरठ से आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें बताना है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैयत वारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है महालवारी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में अंग्रेजों के समय जो भूमि अपनाई गई थी वह अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सी नहीं है। तो संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए पुहार, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी तोंडी, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं था। तो इसमें संगमकालीन व्यापारिक नगर जो है कन्याकुमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। जबकि पुहार, उरैयूर और तोंडी ये जो कि संगमकालीन व्यापारिक नगर थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी अवंती। तो कौन सा जनपद महाजनपद जो कि बिहार में स्थित है। तो अंग है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा अंग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, ऑप्शन बी है ताप संदीप्ति के विधि के अनुसार, ऑप्शन सी है पोटेशियम ऑर्गन विधि के अनुसार, ऑप्शन डी है स्टोनो हैमर विधि के अनुसार। जो मनुष्य या पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता निर्धारित किया जाता है वह कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किया जाता है। सी कार्बन 14 भी इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिया गया है। तो ए है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे अजमेर से। थर्ड वाला राइट होगा बाबा फरीद। तो बाबा फरीद ये जो कि पंजाब से संबंधित थे। बंद नवाज गियासुद्दराज
ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये गुलबर्ग से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये जो कि दिल्ली से संबंधित था। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका जो आंसर राइट होगा वह ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों नहीं मानते थे, जो कि ये सही है। ऑप्शन बी है, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन बी है, अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती थी, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी। ऑप्शन डी है, सभी सत्य हैं। तो इसमें जो है सभी सत्य हैं। ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों को नहीं मानते थे, जो कि सही है। ये प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे, तो ये भी सही है। अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती थी, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचंद संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब आरंभ हुआ था? तो ये 13वीं सदी के आरंभ में। तो 13वीं सदी, जो कि ये ऑप्शन सेकंड में है। रानी जिद्दा ये जो कि 1980 से 1003 ईस्वी के बीच थी। रानी रुद्रमा देवी ये जो कि 1262 से 1289 के बीच थी। फिरोज शाह तुगलक ये जो कि 1351 से 1388। तो इसका ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, उसने 1957 से 97 तक शासन किया। दूसरा है कि उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। तीसरा है कि उसका निशाना थे संपन्न मंदिर को लूटना। ऑप्शन 4 है, लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। तो इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें जो सही है वे, इसका जो उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अल इद्रीसी तथा गिलाम द लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक देखा। दूसरा है कि दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफ़ी असमानताएं हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा है कि गिलाम द लिस्ते द्वारा तैयार मानचित्र में अधिक परिचित लगता है। चौथा है, लिस्ते के मानचित्र को यूरोपीय के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो सही है सभी सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसमें सभी सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मूवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूवेंदार के संदर्भ में बताना है। तो इसका पहला है, इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है, जो कि ये सही है। यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया है, जो कि गलत है।
इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था, तो ये भी इसका गलत है। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे, तो ये भी इसका गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। इसमें जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, सबसे पहले इसमें दिया गया है आश्रम। आश्रम ये संबंधित है जीवन का एक चरण, जो कि सही है। जरथुस्त्र, जरथुस्त्र जो कि ये ईरानी पैगंबर से संबंधित है। संघ, संघ जो कि धार्मिक संगठन से संबंधित है। जेंद अविस्ता, ये जो कि ये ग्रंथ है। तो इसमें ए का पहले का ए सही होगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी इसमें सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो कि वार्तालाप के रूप में हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। दूसरा है कि ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 ईस्वी पूर्व किया गया था, जो कि ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन ए है कि हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के द्वारा नगर या दुर्ग का नाम दिया गया, जो कि सही है। सेकंड वाला है कि नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। पहला और दूसरा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसमें दिया गया है प्राप्त अवशेष और स्थल। प्राप्त अवशेष और स्थल, तो ए वाला है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से, दूसरा वाला सही है। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। तो ए का दूसरा, बी का पहला इसमें सही है। फिर उसके बाद सी वाले में दिया गया है कि मिट्टी पर खुरे के निशान। तो मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है महागढ़ा से। फिर गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये गुफ कराल से प्राप्त हुआ है। तो इसमें सी का चौथा और डी का तीसरा सही है। उसमें जो था ये ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड दिया है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ए का दूसरा। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, तो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर ये 4700 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो दूसरा हो गया। गंगा घाटी में नगरों का उदय कब प्रारंभ हुआ था। तो गंगा घाटी में नगरों का उदय जो प्रारंभ हुआ था ये 2500 ईसा पूर्व से हुआ था। तो वर्तमान समय में जो कि 2000 ईसा पूर्व, जो कि ये ऑप्शन इसका ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नर्मदा नदी घाटी, जो कि सही है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, ये भी सही है। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, ये भी सही है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, तो ये भी सही है। इसमें बताना है कि मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो जो कि ये चारों जगह से मानव के निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो गंगा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों से भी प्राप्त हुआ है मानव निवास के साक्ष्य, और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों से भी प्राप्त हुआ है। मध्य भारत में भी पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ियों से भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सभी से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ज्योतिराव फुले हैं। ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ज्योतिराव फुले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वर्ष जॉन के ने स्पिंग जैनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किस वर्ष किया गया था।
जॉन के द्वारा ये किया गया था 1764 में। 1764 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1764। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो सफ़ेद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। किस प्रकार का झंडा जो कि बिरसा राज का प्रतीक था? तो सफ़ेद था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? तो कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? तो ये 25%। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 25% से भी कम जमीन आती थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो भारतीय रियासत दिया गया है और विलय वर्ष दिया गया है। इसमें दिया गया है सबसे पहले सतारा। सतारा का विलय कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था। संबलपुर, संबलपुर का 1849 में हुआ था। फिर उदयपुर, उदयपुर का विलय जो हुआ था 1852 में हुआ था। नागपुर, नागपुर का विलय जो हुआ था 1853 में हुआ था। तो इसलिए ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला इसमें सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो यह बहुत उबाऊ है, तो ये जो कि सही है। इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, तो ये भी सही। इसमें इसमें दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ए और बी दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाने वाला इसमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है? तो ये जो शामिल था, ये सूचना प्रौद्योगिकी में उद्योग शामिल था, स्वास्थ्य लाभ शामिल था, सातकार तथा ज्ञान शामिल था। यानी कि पहला वाला भी शामिल था, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी इसमें शामिल था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उपरोक्त सभी इसमें शामिल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। तो सूची फर्स्ट में कृषि दिया गया है और सूची सेकंड में उत्पाद दिया गया है। तो सबसे पहले सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो कि ये रेशम उत्पाद से संबंधित है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर जो कि ये मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर, विटीकल्चर ये जो कि द्रक्षा कृषि से संबंधित है, विटीकल्चर। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये जो कि उद्यान कृषि से संबंधित है। तो इसलिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है? तो किस विधि के द्वारा? ये प्रभेदन की विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, प्रभेदन की विधि के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे से निकाला जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें दिया गया है समय और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, समय और प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाया जाता है भूमध्य सागरी वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, भूमध्य सागरी वनस्पति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुनामी आने का कारण है। तो सुनामी आने का कारण क्या है? तो सुनामी आने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, जो कि सही है। दूसरा है कि समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार होना, तो ये भी सही है। तीसरा है जल के नीचे भूस्खलन होना, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं। सुनामी आने का कारण है,
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। उपरोक्त में से सभी सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही यानी कि अधिक से कम का क्रम कौन सा है। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके बाद आता है आर्गन, जो कि ये पहला गलत हो गया। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। नाइट्रोजन जो कि ये 78% है, ऑक्सीजन ये 21% है और आर्गन जो है 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। तो ए है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैल, तो अंतर्भेदी अग्नेय शैल ये जो कि ग्रेनाइट से संबंधित है। तो तीसरा बहिर्भेदी अग्नेय शैल, बहिर्भेदी अग्नेय शैल ये जो कि बेसाल्ट से संबंधित है। दूसरा अवसादी शैल, अवसादी शैल ये जो कि चूना पत्थर से संबंधित है। चौथा और कायांतरित शैल ये जो कि स्लेट से संबंधित है। इसलिए इसका ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का चौथा, डी का पहला इसमें सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा, आंसर इसका डी वाला राइट है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है। फिर इसके बाद आता है तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, जो कि सही है। दूसरा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि तीसरा वाला भी सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही था, तो यानी कि उपरोक्त में से सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो कि तिब्बत का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़ते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि के द्वारा जुड़ता है, ये जुड़ता है पनामा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। पनामा जल संधि से, स्थल संधि से जुड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है। तो सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 22 दिसंबर को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में कथन ए दिया गया है, कारण आर दिया गया है। तो कथन ए कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो कि सही है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण आर है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है, तो कारण आर भी सही है। ये जो कि सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य की पहचान करना है इसमें। तो पहला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो कि पूर्णिमा होती है, सही है। दूसरा है कि नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है, तो नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है, ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और इसमें पहला वाला भी सही है। इसमें दो जो कि दोनों सही हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। उपरोक्त सभी नहीं इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का जी ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट है, उपयुक्त सभी, यानी कि पहला वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में कौन से स्थान पे है। तो पहले स्थान पे है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पहले स्थान पे है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। इसमें बताना है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो वस्त्र उद्योग जो कि ये कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है। तो हुगडीजन में किसका उत्पादन किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, इसको बताना है। तो 29%। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 29% भाग पर स्थल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि केरल में नहीं उपजाया जाता है। तो केरल में कौन सा चीज़ जो कि इसमें नहीं उपजाया जाता है। तो जूट जो कि केरल में नहीं उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि नदी या तालाब के पानी की शुद्ध हो सकती है। तो नदी या तालाब के पानी शुद्ध हो सकती है इसमें मछली पालने से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मछली पालने से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 20.99%। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। तो सियाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सियाल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि गन्ना उत्पादन जिले हैं। तो गन्ना उत्पादन कौन सा जिला है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जो कि गन्ना उत्पादन जिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 52 बताना है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। तो उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीवन पनपता है। तो जीवन पनपता है तो जीवन कहाँ पे पनपता है। तो जैव मंडल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जैव मंडल में जीवन पनपता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूर्य की आकृति कैसी है। तो इसमें बताना है कि सूर्य की आकृति कैसी है। तो गोल है सूर्य की आकृति। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सूर्य की आकृति गोल है।